गांव-गांव में फुटबॉल है, गांव-गांव में बॉक्सिंग है। आज की तारीख में खेल के मामले में पिथौरागढ़ मिनी भिवानी है आज की तारीख में। और ऐसे ही अभी जैसे बॉक्सिंग का नेशनल गेम हो रहा है, कल की तारीख में मिनी क्यूबा बन जाएगा। तो बड़ा मुश्किल था कि इंजरी के बावजूद भी आपको खेलना है और चोट किसी को बतानी है, कोच को भी नहीं बतानी है। लंगड़ा रहे लेकिन दिखाना नहीं है लंगड़ा रहे। जिन गेमों को आप डील कर रहे हो उनके इंडिया कैंपों में आप जाओ, उनको ऑब्जर्व करो, वहाँ की कमियाँ देखो। मतलब कमियाँ मतलब पहले तो उससे शुरू होती है ना कमियाँ, खाने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। कि मैं तो टॉयलेट भी जाके देख के आता था कि भाई टॉयलेट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर आता है कोचिंग स्टाफ में कि कौन कोचिंग स्टाफ लगाया हुआ है, वो क्या ट्रेनिंग हो रही है, और खिलाड़ियों से इंटरेक्शन बातचीत, कोचेस से इंटरेक्शन बातचीत। उससे ये पता लगता है कि भाई खिलाड़ी की बेस कहाँ से है, वो कहाँ से निकल के आया और कोच अब क्या सिखा रहा है, क्या कोच और उसका मेंटल लेवल बराबर है कि नहीं है, या कोच का मेंटल लेवल वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। अभी जो शख्स हमारे साथ हैं उनका नाम है प्रकाश चंद मखोलिया, और मैं पिथौरागढ़ में था तब आपका एक बड़ा नाम था, और पिथौरागढ़ में मेरी इनसे मुलाकात होती थी जब ये छुट्टी में आते थे। जब मैं दिल्ली आया और काफ़ी समय बाद दिल्ली में हमारी बातचीत होती रहती थी, और उसके बाद जब रीयूनियन में हमारे लखनऊ में शायद हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से हम लगातार टच में हैं। और मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, और जब ये मणिपुर भी थे या कहीं पर भी थे तो हमारी बहुत बातचीत स्पोर्ट्स को लेके होती थी। और सरिता देवी के बारे में इन्होंने जितना कुछ मुझे बताया उससे पहले मुझे उस बॉक्सिंग प्लेयर की इतनी जानकारी नहीं थी। और साई में साई बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई में रहकर जो काम प्रकाश दा ने किया है, फुटबॉल के अलावा भी बाकी खेलों में किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाला और हमारे साथ आए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश चंद्र मखोलिया है। मैं 1976 बैच का फुटबॉलर हूं और मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूं। और हमारे से पहले बैच, मेरा बैच दूसरा है। मेरा जो पहला बैच था 1975 का, उसमें काफ़ी फुटबॉलर, क्योंकि उसका मुख्य रूप से 5 ही खेल थे। तो ये जो खेल थे तो 75 के बैच को देख करके फुटबॉल के हम लोग भी 76 में, जिसमें भैरव दत्त जैसे लोग हमारे साथ हम लोग आए, और स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारा ट्रायल बेसिकली हुआ था केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। और उस वक्त केडी सिंह बाबू जी खुद इसके कोऑर्डिनेटर थे पूरे ट्रायल के। तो हमें ये पता नहीं था कि ये ट्रायल कैसे होते हैं, कैसा नहीं होता है, दौड़ना कूदना, मतलब उसके अंदर ना बैटरी टेस्ट भी उसको हुआ करते थे। और बैटरी टेस्ट और स्पोर्ट्स टेस्ट दोनों साथ साथ थे। और लकीली हमें पता नहीं लगा कि हमारा सिलेक्शन भी हो गया। तो हमें बोला गया भाई अब तुम घर जाओ और वापस इस तारीख को कॉल लेटर आएगा, तुम इधर आ जाना। तो उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज आ गए। तो वहाँ की जो ज़िंदगी थी उसको तो मैं मतलब हमारे जीवन के शायद सबसे स्वर्णिम अध्यायों में से अगर आप कहेंगे, बचपन की जो थाती होती है वो स्पोर्ट्स कॉलेज के दिन थे। क्योंकि जो अब हम ज़्यादा उसको महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम जब पीछे पलट के देखते हैं अपने जीवन को, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन की जो नींव है वो कहाँ बनी। जो स्वर्णिम बचपन में कई जगह कियों की पुस्तकों को मैंने पढ़ा, तो मुझे भी एक बार लगा था, हमारे छोटे भाई हैं हरीश जी, उन्होंने कई बार मुझे मोटिवेट किया कि भाई आप भी पुस्तक लिखो। तो मैं भी सोचता था कि भाई जैसे स्पोर्ट्स कॉलेज अनंत, स्पोर्ट्स कॉलेज कथा अनंता, तो स्पोर्ट्स कॉलेज कथा भी एक पुराण लिखा जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा कहने के लिए, सुनने के लिए, बताने के लिए है कि अगर उसके हम एक किताब लिखेंगे तो ग्रंथ के रूप में सामने आएगा। क्योंकि केवल मैं अपने बारे में ही बात करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि हमारे जो सीनियर थे उनको भी वो हमारे आइडियल हुआ करते थे। हमारे टाइम में तो इस तरह का कोई एक्सपोजर ही नहीं था, ना टेलीविज़न से स्पोर्ट्स का एक्सपोजर, ना कोई यूट्यूब उस वक्त हुआ करती थी। और हम जिस क्षेत्र से आए थे वहाँ तो उस वक्त टेलीविज़न भी नहीं था, लाइट ही लिमिटेड टाइम में हुआ करती थी। तो जिस तरह का वहाँ पर माहौल था, जब कई प्रकार के हमारे जो मित्र थे, कोई बनारस से, कोई कानपुर से, कोई लखनऊ से, कोई मेरठ से, कोई बुंदेलखंड से, तो और कोई बहा से, कोई गोंडा से, कोई देवरिया से, तो और गोरखपुर से। तो हमें एक ऐसे मिश्रित कल्चर के बारे में पता लगा
और ऐसी ऐसी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी जानी, जो कि मतलब आज हमें लगता है कि किसी भी लड़के के लिए, मतलब किसी भी जो लड़का हॉस्टल में जाता है, हमने तो उसको हॉस्टल समझा ही नहीं, वो तो हमारे लिए एक गुरुकुल जैसा था और एक दूसरा घर था। स्पोर्ट्स कॉलेज, हम जब छुट्टी घर भी जाते थे तो हम सोचते थे जल्दी छुट्टी ख़त्म हो, हम वापस स्पोर्ट्स कॉलेज जाएँ पढ़ने के लिए दोबारा। लेकिन अगर उसमें शुरू के वक्त की आप बात करेंगे तो मुझे याद है कि हम शुरू के दिनों में हम लोग रोते भी थे वहाँ पर, क्योंकि हमें बहुत कठिन श्रम होता था। कहाँ सवेरे उठने की हमें उतनी आदत नहीं थी, वहाँ सवेरे हमको उठा दिया। हमें याद है उसको कॉटन के ट्रैक सूट हमको मिलते थे, एक ही रंग का ट्रैक सूट कॉटन का होता था और पीटी शू जूता होता था। सवेरे ठंड होती थी और हम दौड़ने के लिए निकलते थे, कोहरा लगा होता था और स्थिति ऐसी होती थी कि मतलब हमको लगता था कि ये हम कहाँ आ गए। ये शुरू के दिनों की बात है, लड़के रोते थे। फिर उन दिनों पोस्ट कार्ड हम घर को लिखा करते थे, सबसे सस्ता पोस्ट कार्ड ही हुआ करता था, अंतरदेशी भी महंगा होता था उस वक्त। तो पोस्ट कार्ड में चिट्ठी हमने लिखी, माँ को भी चिट्ठी लिखी। माता हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो पिताजी हमारी माता को चिट्ठी पढ़ाते नहीं थे वो। उसमें हम ज़्यादातर यही लिखते थे कि हमें वापस बुला लो, यहाँ पर हमारा ये इस तरह का, यहाँ तो सवेरे उठना पड़ता है। फिर वो ट्रेनिंग कराते और फुटबॉल नहीं सिखाते थे वहाँ पर हमें। पहले 3 महीने तो उन्होंने हमें इतना फिजिकल ट्रेनिंग में रगड़ा। हमारे पीटी सर होते थे बहुत ही विशालकाय, और जिसे कैसे हम जिसको देख के थर थर काँपते थे, थर थर। मतलब अगर वो उन्होंने सवेरे आवाज़ लगा दी आप करके तो हम रजाइयों फेंक देते थे, इतना डर लगता था हमको उनको देख करके। हमें ऐसा आदत ही नहीं थी इस टाइप की डिसिप्लिन की। जबकि मैं गया था, अच्छे स्कूल गया था, मैं शिशु मंदिर पढ़ता था, बाद में विवेकानंद विद्या मंदिर से मैं पढ़ता। पढ़ने लिखने में मैं ठीक था, तो फिर वहाँ सबसे बड़ी बात जो थी मुझे स्पोर्ट्स कॉलेज की अच्छी लगती थी, वहाँ की लाइब्रेरी वहाँ पर थे विनय बाबू, वहाँ पर हमारे लाइब्रेरी हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि जितनी मेरी ग्रूमिंग पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक़ था, आज भी है, कविताओं का बहुत शौक़ था, आज भी है। तो जो शेरो शायरी की चटक लगी, कविता पढ़ने की चटक लगी, वहाँ मैंने कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं होगी साहित्य की, चाहे वो शरदचंद्र जी हों, चाहे बिमल हो, चाहे जितने वहाँ पुस्तकें थी, मैंने सारी किताबें चाटी। पहले तो ये जो दिन का हमारा काम होता था, क्लास में हम जाते थे, मुझे याद है हमारे जो टीचर लोग हुआ करते थे वो इतनी परिष्कृत मैंने आज हम महसूस करते हैं, उस वक्त हमें कदर ही नहीं थी कि ये तो नंद किशोर राय सर है। पता लगा उनका तो वो रंग भारती पुस्तक चलती थी, उसके अंदर संपादकीय में वो हुआ करते थे। सती सर होते थे, पांडे सर हुआ करते थे, और भी बहुत सारे टीचर जिनका मैं नाम थोड़ा सा भी विस्मृत हो गया है। आप लोग कुछ बताओगे तो मेरे को याद आ जाएगा, उनके जीवन का मुझे याद है। मुझे तो नंद किशोर राय सर की एक बात याद है अभी तक। उस टाइम में ना हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में कोई कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह रहा हूँ कि नकल करने का बड़ा ट्रेंड था। लड़कों को पढ़ने लिखने में थोड़े से हल्के होते थे, क्योंकि सवेरे ट्रेनिंग करी इतनी ज़्यादा, शाम को भी ट्रेनिंग है, टूर्नामेंटों में चले गए तो पढ़ने का टाइम नहीं है, और एग्ज़ाम सिर में खड़े हैं तो कैसे पढ़ोगे। तो लड़के पर्ची वर्ची बनाते थे। तो नंद किशोर राय सर का आज तक मुझे फिलॉसफी याद है। वो क्या करते थे, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले प्रश्न पत्र बता देते थे कि दिस इज़ अ क्वेश्चन पेपर, ये प्रश्न पत्र है। उसके बाद कोई लड़का नकल करते मिल गया तो वो उसकी मार के भगिया गुड़। वो कहते भाई तुम केवल 5 प्रश्न याद कर लो। मतलब मैंने आज तक जीवन में ऐसी फिलॉसफी नहीं देखी कि व्यक्ति को याद करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसको प्रश्न पत्र बता दो। भाई 10 प्रश्न पत्र हैं, 10 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन पहले बताए हुए उसको। अब वो क्यों नकल करेगा जब उसको पता है। और उनको ये हमेशा भरोसा होता था कि खिलाड़ी लोग मतलब समग्र बुद्धि के होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ाई कर सकते। और उनकी जो क्लासेस होती थी, मेरे को जहाँ तक याद है सबसे पॉपुलर क्लास कोई होती तो वो हिंदी की क्लास होती थी, क्योंकि वो एक बड़े फिलोसफिकल अंदाज में बात करते थे, लड़कों से घुलना मिलना, उनके पसंद की बातें करते, हर सब्जेक्ट में बात कर लेते। कई टीचर थे थोड़े वैसे थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि जितने सरल तरीके से हमको पढ़ाया गया, लिखाया गया, और जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट था, टीचर थे, मेरे को नहीं लगता कि आज के तारीख में मैंने किसी भी कॉलेज या स्कूल में इतने एक जगह पर इतने अच्छे टीचरों को देखा होगा। मतलब जो, और सबसे बड़ी बात क्या थी, हमारे कोचेस के साथ उनका जो समन्वय था, जो कोऑर्डिनेशन था, कि जो कोचेस की बात को लेके चलते थे। जैसे हमारे, मुझे याद है इंग्लिश के टीचर थे, तो मैं उनका नाम एकदम याद नहीं आ रहा मेरे को, वो 5 नंबर एक्स्ट्रा देते थे अगर आप स्टेट में अगर आपकी प्लेस आ गई या कोई टूर्नामेंट में आप जीत के आ गए, वो +5 लड़के के आगे। तो इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे नहीं लगता कि कहीं आज सरकार इतनी बड़ी स्कीमें चला रही हैं। मैं क्योंकि बाद में खेल क्षेत्र में मैं इंडियन टीम को डील करता रहा, बाद में 17-18 साल तक मैंने साई के इसमें एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर काम किया।
तो मैंने देखा जो हमारी साई की स्कीमें हैं या वहाँ पर हैं, वहाँ ऐसा माहौल कहीं नहीं है। आप कितने अवार्ड, वो 5+ नंबर जो थे वो हमारे लिए किसी भी एक स्पोर्ट्स अवार्ड से बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े अवार्ड थे। अब जहाँ तक खेल की बात है, एक साल तो मेरा जब हमारा पहला ग्राउंड था वो था उधर जहाँ पर आज हॉकी का स्टेडियम बना हुआ है, उस जगह पे था, बिल्कुल जंगल के बीच में। ये तो बाद में ग्राउंड आपके जो रास्ता अंदर को आता वहाँ पर शिफ्ट हुआ, वो हम ही लोगों ने बनाया। वहाँ पर जब हमारा याद है मतलब पपड़ी पड़ी हुए ग्राउंड होते थे, वहाँ ग्राउंड बनाया और वो शूटिंग में प्रैक्टिस करना। धूप पड़ी हुई है, जैसे दिन में धूप है, टेम्परेचर है 42 डिग्री, और 42 डिग्री में शूटिंग में प्रैक्टिस करना। और गेम हमको केवल एक फ्राइडे को मिलता था खेलने के लिए। हम सोचते थे हम यहाँ क्यों आ गए, ये करने के लिए आए हुए क्या हम ट्रेनिंग, ये बॉल को एक बार शूटिंग बोर्ड में मारो फिर वापस लाओ, शूटिंग बोर्ड में मारो और वही करो, बस पूरा टाइम 3 घंटे वही करो। बॉल अगर उसके बाहर चली जाती थी तो जंगल के अंदर चली जाती थी, फिर बॉल लेके वापस आओ। लेकिन मैं आज ये देखता हूँ, मैं कई बार अपने खिलाड़ियों से भी बाद में कोचिंग में रहा, मैं तो बोलता था कि यार वो जो आज की, जब हम लोग कॉलेज में आ गए तो हम आंख बंद करके भी अगर बॉल फेंकते थे ना कहीं, वो वहीं जाती थी। मतलब 1 फीट के अंदर हम बॉल को फेंक दिया करते थे, 20 मीटर दूर, 25 मीटर दूर। इतनी एक्यूरेसी उस साधना से, उस सिंचाई की वो उसका श्रेय में तो सरासरा जो बेसिक कोचिंग का जो टेक्निकल हमारी ग्रोथ हुई है, सॉलिड ग्रोथ हुई है, सॉलिड बेस बनी है, उसका सारा श्रेय सतपंत सर को है। आप पिथौरागढ़ से हैं और पिथौरागढ़ में फुटबॉल की खान उस समय कह सकते थे कि फुटबॉल की खान उस समय होती थी। तो ये क्या वजह है कि फुटबॉल से इतने सारे खिलाड़ी निकलते रहे हैं? पिथौरागढ़ में 2 प्रोमिनेंट गेम हैं, एक फुटबॉल और एक बॉक्सिंग। क्योंकि ये दोनों जो हमारे जो पहाड़ की जो बेसिकली जो ब्रीड है वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स पे फोकस्ड है। और जो वहाँ की क्लाइमेट है और जिस तरह की वहाँ पर जैसा इन्वायरमेंट है, हमारे सीनियर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हमारे जो वहाँ पर जो जितने भी हमारे खिलाड़ी वहाँ बने, वो बाद में विधायक तक बन गए, वो आपके सांसद तक बन गए, केवल फुटबॉल की वजह से, खेल की वजह से। और खेल प्रॉब्लम खानों में क्या होती है कि वहाँ के हीरे मोती निकल करके बाहर के नगीनों में लगते हैं, बाहर के मुकुटों में सस्ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो नेचुरली से हम लोग आए, स्पोर्ट्स कॉलेज चले गए, लखनऊ में आ गए, उत्तर प्रदेश में खेलते रहे जूनियर लेवल पे, और जब और बड़े हो गए तो डिपार्टमेंट में चले गए। इसलिए सीनियर लेवल पे यूपी की टीम भी कोई खास नहीं खेलती, क्योंकि वो लड़के वहाँ यूपी की टीम से खेलते ही नहीं है। ऐसे ही पिथौरागढ़ का है। और जहाँ तक टैलेंट वाली बात है, गांव-गांव में फुटबॉल है, गांव-गांव में बॉक्सिंग है। आज की तारीख में खेल के मामले में पिथौरागढ़ मिनी भिवानी है आज की तारीख में। और ऐसे ही अभी जैसे बॉक्सिंग का नेशनल गेम हो रहा है, कल की तारीख में मिनी क्यूबा बन जाएगा अगर ये जिस तरह से डेवलपमेंट। क्योंकि नेशनल गेम में मेरा भी बड़ा रोल है इसमें कि पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग हो, स्पेशल एक गेम लिया गया। मैं ऐसा तो नहीं बोलना, क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बहुत लोगों का रोल है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके, मोटिवेट करके एक गेम पहाड़ में होना चाहिए, पिथौरागढ़ में होना चाहिए करके पिथौरागढ़ में लिया है। मैं तो फुटबॉल के भी कुछ लीग को वहाँ कराना चाह रहा था, प्राइमरी 2-4 मैचेस को वहाँ कराना चाह रहा था, वो हो नहीं पाया क्योंकि ग्राउंड की बड़ी कंडीशन ख़राब है वहाँ पर। ओके, आप जब स्पोर्ट्स कॉलेज में गए तो आपको कैसा लगा? और आपने वहाँ पर आप जो कोच, एक ही कोच फुटबॉल के कोच हैं जिनके बारे में सब हम बातचीत करते हैं, वो है सतवंत सिंह, उनके बारे में आपका क्या कहना है? सतवंत सर के बराबर मैंने आज तक इंडिया में ऐसा कोच नहीं देखा जो ग्रास रूट लेवल की कोचिंग करा सकता हो। मतलब ग्रास रूट लेवल का जो सॉलिड कोचिंग है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, उनके बराबर कोई उतना पेशेंस, उतना डर, उतना डिसिप्लिन है। वो हमारा जब हम लोग थोड़े बड़े हो गए, मतलब हम जब 11th क्लास में आ गए शायद, तब हम देखते थे कि हम लोग 5 बजे ग्राउंड में रिपोर्टिंग होती थी, क्योंकि हमारे फुटबॉल में थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंट करते थे वो लोग, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। जल्दी आने से फिर क्या होता है, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो निकलना ही पड़ता है, उसके लिए कॉलेज स्कूल भी जाना है। तो वो बंदा 4:30 बजे ग्राउंड में आके खड़े होते, क्योंकि वो अलीगंज में रहा करते थे। तो हम देखते थे लोग थर-थर काँपते थे उनकी ट्रेनिंग के नाम पर। अच्छा, जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात रही, हमारे सीनियर बहुत अच्छे थे। हमारा फुटबॉल ग्रुप 12 तक आते आते लगभग 80-90 लोगों का हो गया था। और अपने कॉलेज की ए टीम में खेलना ही एक सबसे बड़ी बात होती थी। मतलब हमारे पास 4 या 5 टीमें थी, A, B, C, D,
एक टीम यहाँ खेलेगी तो ए टीम में अगर आप खेले, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कई बार ए टीम में आने का, लेकिन वो हमेशा ऐसा चलता रहता था, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, एक पोजीशन में 4-4 5-5 लड़के हुआ करते थे खेलने के लिए। तो बड़ा मुश्किल था कि इंजरी के बावजूद भी आपको खेलना है और चोट किसी को बतानी है, कोच को भी नहीं बतानी है, लंगड़ा रहे लेकिन दिखाना नहीं है लंगड़ा रहे हैं। और जूनियर लड़के जब आते थे और बहुत जोश में लड़के, कई लड़के तो बहुत अच्छे निकले, हमारे साथ के बहुत सारे लड़के इंडिया भी खेले हैं। लेकिन हमारे टाइम में एक थोड़ा सा दलगत समस्या थी, क्योंकि हमारे फुटबॉल का जो सेंटर था वो मेनली बनारस था, फुटबॉल का सेंटर लखनऊ नहीं था। तो 2 कोचों का मैं नाम से नहीं बोलता, लेकिन एक कोच साहब जो बनारस के थे वहीं का सेक्रेटरी हुआ करता था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा, लगभग 40 वर्ष तक उस व्यक्ति ने फुटबॉल में शासन किया और मोनली बनारस हॉस्टल के लड़कों को ज़्यादा एडवांटेज उसका मिला। तो ये बहुत बड़ी वजह रही कि हमारे बहुत सारे डिजर्विंग लड़के, जिसमें से एक नाम मनोज पुनेठा बताता हूँ आपको मैं, वो नेशनल उस तरह से नहीं खेल पाए जैसे वो उस वक्त खेल लेने चाहिए थे। मतलब 80 में वो पास आउट हो गए थे, 79 में, मैं 80 में निकला वहाँ से। तो हमारे बहुत से डिजर्विंग लड़के जो नेशनल बड़े आराम से खेलते और बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग लड़के होते थे, जिन्होंने हमने स्टेट में लगभग कई बार बनारस हॉस्टल को मारा। उसके बाद भी हमारे बहुत सारे लड़कों को सिलेक्शन नहीं मिला, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी सतवंत सर के हाथ में थी नहीं, सतवंत सर को कोच बना के भी नहीं भेजते थे वो। तो उसका एडवांटेज हमें भी, डिसएडवांटेज हमें भी बहुत रहा। हमारे जब हम लोग कॉलेज में आ गए, क्योंकि मेरी जो कॉलेजिंग मतलब वहाँ से मैं कोई नेशनल वगैरह नहीं खेला, कैंप में रहने के बावजूद भी नहीं खेला, क्योंकि उस वक्त जो हमारी पोजीशन प्ले होती थी, या तो हमारे यहाँ का कोई लड़का बहुत आउटस्टैंडिंग होगा, कमल नयन या भैरव दत्त जैसा या गणेश काला जैसा है, यही लड़के नेशनल खेले उस वक्त, मतलब बहुत गिने चुने। क्रिकेट और हॉकी में तो पूरी टीम इंडिया की हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज की और हॉस्टल की बनती थी। हॉकी का जो गढ़ था वो लखनऊ था है, और क्रिकेट का भी कानपुर और लखनऊ हुआ करता था। तो जो लड़के अच्छे हैं और तो वो, और वॉलीबॉल का हमारा मेनली सेंटर था स्पोर्ट्स कॉलेज का, क्योंकि मुझे याद है यूपी पुलिस की जो टीम हुआ करती थी, इसमें रणवीर इलियास जैसे लोग हैं और कई लोग जो इंटरनेशनल अर्जुन अवार्डी हुआ करते थे वॉलीबॉल में। तो इनको एक वो लगातार खेलने आते थे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज में। उस वक्त का दौर ऐसा था, बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट था इन गेमों में, लेकिन फुटबॉल का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा नहीं था। मतलब मैं अगर आप फुटबॉल स्पेसिफिक की बात करेंगे तो ये जितने लड़के हमारे साथ के लड़के, हमसे पहले के और 1-2 साल बाद के बैचों के लड़के की ग्रूमिंग हुई है जब ये कॉलेज में आ गए। मतलब जब वो कॉलेज में आए, जब वो बाद में उन्होंने यूपी से खेलना शुरू किया, तब उनको संतोष ट्रॉफी खेलने का, जो से हम सीनियर नेशनल बोलते हैं, या जूनियर नेशनल खेलने का एडवांटेज मिला, जब धीरे धीरे थोड़ी बहुत सत्ता हमारे कोच साहब के पास आई, जो डिजर्विंग लड़के खेलने शुरू हुए। स्पोर्ट्स कॉलेज से निकलने के बाद मेरे को मौका मिला, मैं मनोज पुनेठा भाई के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर चला गया। तो स्पोर्ट्स कॉलेज जलंधर में मैंने 4 महीने वहाँ रहा मैं। तो वहाँ उन दिनों कोच नहीं था, लेकिन वहाँ GND यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स के मामले में बोली जाती है। लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा, वहाँ पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं था, जबकि मैं पढ़ाई में ठीक था। स्पोर्ट्स कॉलेज से भी मुझे याद है 12th में मेरी कॉलेज में 2nd पोजीशन थी। मेरे भले हम लोग सबके 2nd डिवीज़न थी, विनय गिल मेरे साथ के हैं, तो ये फर्स्ट आए थे, शायद मैं 2nd आया था उस साल। उसके बाद मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पढ़ाई का ऐसा माहौल नहीं था, तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया और फिर हम लोगों का एडमिशन हो गया बरेली फुटबॉल छात्रावास में, जो स्पेशली बाद में खुला। उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। 1 साल में बरेली हॉस्टल में रहा, वहाँ भी मुझे कुछ पढ़ाई के नाम पे उर्वरक दिखा नहीं, तो फिर मैं वहाँ पर बीच में ही ट्रायल देने के लिए मैं चला गया LNCP ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। वहाँ हमारे सीनियर अपने शोभन चंद नेगी, जो बाद में इंडिया के हेड कोच बने, वो वहाँ मेरे सीनियर थे। तो जब मुझे पता लगा कि वहाँ गए हैं, तो मुझे वहाँ जाके मेरे को महसूस हुआ, हाँ ये मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल था और एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट जिसे मैं कहूँगा स्पोर्ट्स के अंदर, कि मुझे लगा कि स्पोर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। जबकि मेरे पिताजी मुझे चाहते थे कि तू अब यहाँ की पढ़ाई छोड़ दे, स्पोर्ट्स को छोड़ दे, तू प्रयाग चले जा, वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ो, वहाँ हमारे स्वामी जी हुआ करते थे, उनके छत्र छाया में रहोगे तो वहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई करो, है ना, कॉमर्स पढ़ो, कुछ और पढ़ो, ये चीज़ करने का। लेकिन मैंने जिद करके वहाँ मैं चला गया। तो मेरे पिताजी भी वहाँ पहुँचे जी, स्पोर्ट्स कॉलेज वहाँ ग्वालियर में, कि कहाँ चला गया लड़का, तो वो बड़े प्रसन्न हुए इन्वायरमेंट देख करके। और फिर देखा जाए तो स्पोर्ट्स की पढ़ाई की यात्रा
एज ए कोच बनने की यात्रा मेरी LNCP ग्वालियर से ही हुई। वहाँ जाके हमने सीखा कि भाई पढ़ाई, खेल से पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव, पढ़ाई से खेल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, मतलब पढ़ाई का खेल में कितना बड़ा योगदान है। और जबकि मेरा MPhil में एडमिशन हो गया था वहाँ पर, MPhil करने के लिए मेरे बहुत सारे साथी जो मेरे बैच के लोग MPhil करा, लेकिन मैं MPhil न करके मैं NIS करने चला गया, NIS पटियाला से करने चला गया, क्योंकि हमारे अंदर स्पोर्ट्स कॉलेज का जो बीज डला हुआ था ना, वो धीरे धीरे प्रफुल्लित होके एक फॉर्म में आने लगा। तो जब मैं NIS पटियाला में गया तो वहाँ हमारे साथ 7 इंडिया खिलाड़ी थे, और उसमें एक इंडिया के कप्तान थे हमारे, मतलब कई लोग ऐसे थे जो बहुत अच्छे लेवल पे खेले, कोई BSF में खेल रहा था, कोई पंजाब पुलिस में था, और कोई ये हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थे, कुछ फौज से थे। तो ये लोग हमारे बहुत अच्छे लेवल के खिलाड़ी थे और इंडिया रिप्रेजेंट किए हुए थे, कप्तान भी रहे इंडिया के। वहाँ जाके काफ़ी अच्छा रहा मेरा, मतलब क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज से, अच्छा यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज बहुत काम आया, क्योंकि जो बेस टेक्निक की बनती है ना, वहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि हम बड़े बड़े लोगों से शर्त लगा सकते हैं। इंडिया खिलाड़ी के साथ शूट के मामले में, स्किल के मामले में, स्किल की शर्त होती थी भाई, अब बियर की शर्त लग गई, या वो कॉन्टेसा दारू चलती थी उन दिनों, उसकी शर्त लग गई। तो इनके साथ हम लोग शर्त लगाने में हम डरते नहीं थे कि भाई, तो उनको भी लगता था यार ये कहाँ का हो यार, तुम कहाँ का, ग्वालियर के लड़के तो ऐसे नहीं होते। मैंने कहा जी हम स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के लड़के हैं। तो उनको तब महसूस हुआ, क्योंकि उनके जो जूनियर बैच थे वो देखते थे कि स्पोर्ट्स कॉलेज के लड़कों की टीम सुब्रतो में, हमारे टाइम में हम सुब्रतो जीते भी हैं, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट अब हो गया, वो एक सबसे रिनाउंड टूर्नामेंट स्पोर्ट्स कॉलेज के लाइफ में था, जो कि बनारस हॉस्टल और दो ही टीमें जाती थी जीतने के लिए उसमें, या स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम होती थी या उदय प्रताप कॉलेज जो बनारस का, जो जिसमें बनारस हॉस्टल के लड़के पढ़ते थे। तो उनको ये तो पता था भाई स्पोर्ट्स कॉलेज एक ऐसी जगह है। तो उन्होंने जब हम लोगों को देखा, जबकि मैं तो काफ़ी हल्का खिलाड़ी था इन द सेंस, मैंने कोई जूनियर नेशनल खेला, तो उनको लगता था ये तो नेशनल भी नहीं खेला हुआ है ना, मुड्डा बड़ा चंगा सी है, बड़ा अच्छा है यार, तेरा स्किल वगैरह बहुत अच्छा है। तो उसका एक धाक स्पोर्ट्स कॉलेज के हमेशा ही उनमें रही। आज भी मेरा उन सबसे संपर्क है, आज भी संपर्क है, क्योंकि हम पढ़ाई हमारी बेस बनी LNCP ग्वालियर से, और गेम का बेस बना स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ से। ये दोनों चीज़ मेरे जीवन की ऐसी थाती रही, जिसका एडवांटेज मुझको बाद में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैंने अपना ग्रुप टॉप किया था, NIS टॉप किया था मैंने, तो मेरी पहली पोस्टिंग NIS करते ही मेरी पोस्टिंग मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गई। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या था, अभी भी ऐसा ही है वहाँ पर क्या है कि मतलब एक सीजनल है, मतलब जब सीजन होगा, इंटर कॉलेजिएट होंगे, इंटरनेशनल की टीम बनेगी, तब आपको इसका काम होता है। तो मैंने कहा ऐसे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो मैंने अपना सेंटर वहाँ पर डेवलप किया, और ऐसा सेंटर डेवलप किया है कि हमने ये सुब्रतो में हमारी 2nd प्लेस है मेरे सेंटर की। तो मैंने 1-2 स्कूल अडॉप्ट किए, उनकी कोचिंग कराई, अपने ग्राउंड में मेरे बच्चे आते थे खेलने के लिए। मेरे उसी सेंटर से 9 लड़के अंडर 19 में खेलने के लिए गए, और पहली बार दिल्ली की टीम अंडर 19 का ऑल इंडिया इंटर स्कूल जीती, पहली बार। उसका मैं कोच नहीं था उसका, मेरा सेंटर के 9 लड़के और 6 लड़के अपने जूनियर वाले में अंडर 16 में गए थे खेलने के लिए। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई अपना दिल्ली के, जो दिल्ली की पूरी सेंटर का मैं इंचार्ज स्कीम बन गया। तो वहाँ भी हमने काफ़ी मतलब अपनी ओर से जो स्पोर्ट्स का मुझे लगता था कि भाई हमारा क्या योगदान है। अब वहाँ पर तो कोई फुटबॉल का स्कीम थी नहीं, तो फिर मैंने ये ममता मॉडर्न स्कूल को भी अडॉप्ट किया हमने, जिसमें सुनील छेत्री पढ़ा करता था, और हमने कई अखाड़े अडॉप्ट किए, जिसके अंदर चंदगी राम अखाड़ा बहुत नामचीन है। चंदगी राम अखाड़ा है ये अपना गुरु हनुमान जी का अखाड़ा, तो वहाँ के जो कोच हैं महावीर जी, बहुत ही अच्छे मेरे मित्र भी हैं, और हम साई के कलीग भी रहे, लेकिन मेरे मित्र भी बहुत अच्छे रहे वो। और बहुत सारे अखाड़े, बहुत सारी स्कीमों को हमने वहाँ खोलने की कोशिश करी, और उसके बेस पर मेरा फिर ट्रांसफ़र हुआ हेड ऑफिस में। आपने वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, आपने भैरव दत्त के बारे में बताया, कमल नयन के बारे में बताया, वहाँ के फुटबॉल के बारे में बताया, फुटबॉल ग्राउंड आपने बनाए उसके बारे में बताया। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में, जो हमें रहते रहते भी वहाँ नहीं पता थी। जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत प्रमुख निर्णायक रोल रहा, जिससे मुझे लगा कि हाँ अब मुझे लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ देश को। मेरी पोस्टिंग हो गई कॉमनवेल्थ सेल में, जब कॉमनवेल्थ गेम थे उससे 2-3 साल पहले 2008 में मेरी पोस्टिंग साई के हेड ऑफिस टीम डिवीज़न में हो गई एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर। कई गेमों को मैं डील करने लगा,
कॉमनवेल्थ में 2 गेम मेरे पास मुख्य रूप से थे, बॉक्सिंग और लॉन बॉल, और फुटबॉल मेरे पास था ही था। तो ये जब ग्रूमिंग चलती रही, कई गेम मेरे पास रहे, AIU जैसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रहे, SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया रहा, फुटबॉल मेनली रहा, और ये जब खेलों की बॉक्सिंग बहुत प्रोमिनेंट रूप से मेरे पास रहा। मतलब कई समय में तो कई लोगों को मुझे मेरे बारे में यही नहीं पता था कि मैं फुटबॉल का कोच नहीं, मतलब मैं बॉक्सिंग का कोच हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स कॉलेज का जो एक, मुझे अभी मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, इसमें सबके पीछे हाथ जो पैसन बनाने का था उसमें स्पोर्ट्स कॉलेज का रहा कि हमने खिलाड़ी को कैसे देखना है, हम खेल के लिए क्या कर सकते। हमको जो चीज़ नहीं मिली अगर इनको मिल रही है, आज की तारीख में खेल कहाँ से कहाँ डेवलपमेंट हो गया। इवन कॉमनवेल्थ की जो स्कीमें बनी थी उसके अंदर भी हम लोगों का बहुत प्रमुख रोल रहा था। जब इसके अंदर इसके सब लॉजिंग बोर्डिंग के रेट बढ़े, इसके अंदर सपोर्ट स्टाफ का आना हुआ, इवन योगा आचार्यों को भी हमने अपने कैंपों में लाने के लिए बड़ी तगड़ी संस्तुति करी थी, रिकमेंडेशन करी थी। तो और इंडिया कैंपों का रोल बढ़ा। पहले 275 रुपये मिला करते थे, 225 रुपये इंडिया कैंप में खिलाड़ी को। जब हम लोग आए, हमने जब स्कीम का पूरा मसौदा बनाया, इतनी मोटी किताब है उसकी, हम लोग का भी बहुत, क्योंकि हम सब लोग बैठ के वो कम से कम नहीं तो 40-50 घंटे हमने उसमें दिए होंगे उस किताब का मसौदा बनाने में, जिसके अंदर उसको 650 रुपया डाइट गिरी गई थी। तो जब हम इंडिया कैंपों में आए तो उस वक्त इंडियन कैंप को मैनेजमेंट करने के लिए मेरे को स्पोर्ट्स कॉलेज का पैसन, बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गेम, और LNCP की जो पढ़ाई है, जो अब तो LNIP बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट हो गया वो, उसकी पढ़ाई मेरे को इतना काम आया। क्योंकि जब हम फॉरेन कोचेस से हम डिस्कस करते हैं, जब किसी स्कीम को हमें समझना होता है, प्रीडिक्शन को समझना होता है, प्लानिंग को समझना होता है, प्रोजेक्शन करने होते हैं, स्कीम बनानी होती हैं, वहाँ पर आपकी पढ़ाई बहुत काम आती है। मतलब आपने क्या पढ़ाई करी है, आप उसको कैसे प्रोस्पेक्ट में देखते हो। और इसमें हमें, मैं तो भारत सरकार का, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी बहुत ज़्यादा वो हूँ कहना चाहिए, और प्रभु की बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे कई जगह बाहर भेजा, इसकी पढ़ाई करने के लिए भेजा। जैसे मेरा पहला टूर था, पहले तो इससे पहले मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो मैं एक बार इंडिया की एज ए कोच मलेशिया भी गया था, टीम लेके, डेफ की टीम लेके गया था। और उसके बाद फिर मेरा जो पहला टूर था वो एज ए गवर्नमेंट ऑब्जर्वर था साउथ एशियन गेम में, बांग्लादेश के अंदर। अब बांग्लादेश को लोग समझते हैं कि यार बांग्लादेश है, कौन जाएगा, बगल वाला देश तो है, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा प्रिविलेज था, क्योंकि उसमें आपको एज ए ऑब्जर्वर सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि उसके बाद जब मैं बाहर कई और देशों में भी गया ऑब्जर्वर बन के, वैसा एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं हुआ। मतलब उस तरह की लर्निंग, काफ़ी डीप जा कर के जो ऑब्जर्वेशन की लर्निंग होती है कि एक देश जो बहुत अच्छा नहीं है वो किस तरह से टूर्नामेंट को करा रहा है। देखो जो बड़े देश हैं उनके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत तगड़ा है, हम उसके मैच करने के लिए वो सब बना रहे हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है वो कंडक्ट कैसे करेगा कम फैसिलिटीज़ में, ये भी बहुत बड़ी बात होती है उनके खिलाड़ियों को। अब आप देखिए आज भी बांग्लादेश की कई टीमें फुटबॉल में, आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश हार जाएगी, वो जीत भी सकते हैं। फुटबॉल में तो कम से कम, फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो फुटबॉल के रूप में तो काफ़ी बांग्लादेश काफ़ी आगे है, मतलब बराबर का ही है इंडिया के साथ। और फिर बाद में जब हम राष्ट्रीय नीतियों में हम काम करते थे तो वहाँ पर पढ़ाई के साथ और किसी चीज़ को जोरदार तरीके से रखने का एक जो हौसला था वो भी मैं कहूँगा स्पोर्ट्स कॉलेज से मिला है, क्योंकि वहाँ भी हम किसी बात को कहने से डरते नहीं थे। हम किसी बात को रखने के लिए एक स्पोर्ट्समैन की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कई लोग ना बाद में स्पोर्ट्समैन बनते हैं, मतलब धीरे धीरे वो खेलते रहते हैं और बाद में थोड़ा अचीवर हो जाते हैं, लेकिन वो जो बेसिक टेक्निकल ग्रोथ है और जो हिस्सा लगाने वाली बात है जो आपको बहुत टफ बनाती है, रफ बनाती है, और पेशेंस होता है टेक्निक सीखने का, वो मैं देखता हूँ कि आज के खिलाड़ियों में नहीं है, कम है। मतलब इंडिया कैंपों में भी मैं कई बार जाता रहा, हमें जाना ही पड़ता था जाना ही पड़ता था। जिन गेमों को आप डील कर रहे हो उनके इंडिया कैंपों में आप जाओ, उनको ऑब्जर्व करो, वहाँ की कमियाँ देखो। मतलब पहले तो उससे शुरू होती है ना कमियाँ, खाने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, रहने की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। मैं तो टॉयलेट भी जाके देख के आता था कि भाई टॉयलेट ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर आता है कोचिंग स्टाफ में कि कौन कोचिंग स्टाफ लगाया हुआ है, वो क्या ट्रेनिंग हो रही है, खिलाड़ियों से इंटरेक्शन बातचीत, कोचेस से इंटरेक्शन बातचीत, उससे ये पता लगता है कि भाई खिलाड़ी की बेस कहाँ से है, वो कहाँ से निकल के आया, और कोच अब क्या सिखा रहा है, क्या कोच और उसका मेंटल लेवल बराबर है कि नहीं है, या कोच का मेंटल लेवल वो दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। मेरे को नॉलेज बहुत है। अब क्या है, इंडिया कैंपों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है ये केवल फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और गेमों में भी हम जाते थे, मेरे पास रेसलिंग भी रहा है,
आपके ब्रजभूषण जी को मैंने काफ़ी गहरे रूप से देखा है। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कोच काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं कई, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते कि आप जो आपकी जो देखिए, मैं तो उसको अच्छा कोच मानता हूँ, मतलब मैं खुद कोच रहा हूँ, काफ़ी साल मैंने उसके बाद भी कोचिंग करी, कि आपके पास जो है उसको आप अपने खिलाड़ी तक पहुँचा दो। आपकी जो फ़िलॉसफी है या आप जो उसको कहना चाहते हो, जो आप उसको सिखाना चाहते हो, जो मेथोडोलॉजी आप उसको बताना चाहते हो, जो आप चाहते हो ये खिलाड़ी, और उसको एक ऐसा ड्रीम देना चाहिए आपने कि आज से 5 साल बाद तू कहाँ होगा। अगर आप एक जूनियर खिलाड़ी को ये नहीं समझा सकते कि आज से 5 साल बाद तेरा विज़न क्या है, तो वो मैं उसको कोचिंग नहीं मानता हूँ। आपको एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, आपको एक कोच भी होना चाहिए, आपको उसका बाप भी होना चाहिए, आप उसकी मम्मी भी हो, आप उसके डॉक्टर भी हो, मतलब ये सब, एक फिलोसोफर भी हो और उसके लीडर भी हो। ये सब चीज़ें जब कंबाइंड होती है तब जाकर के एक कोच बनता है। तो वो चीज़ मैं लड़कों से पूछता था भाई कि उसका आइडियल कौन है, उसे कहाँ से, उसकी ग्रूमिंग कहाँ से शुरू हुई। और कोच साहब से जब मेरी डिस्कशन होती थी, इंक्लूडिंग फॉरेन कोचेज़, कई गेमों के कोच, हमारे जितने भी फुटबॉल के कोच रहे हैं, फॉरेन कोच रहे हैं, उनसे आप यकीन करो मेरे आज तक उनसे मेरी बातचीत होती है, मतलब मैसेंजर में हो जाती है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बर्थडे में उनके भी मैसेज आ जाते हैं, हैप्पी बर्थडे करके आ जाते हैं। अब काम मेरे को नौकरी छोड़े हुए 2 साल हो गए, और हेड ऑफिस छोड़े मेरे को 2018 में मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था। तो नेचुरली अब इसको 7 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी अगर वो मैसेज आते हैं उनको, तो ये बहुत बड़ी ग्रूमिंग है। और कोचिंग के मामले में अगर हम फुटबॉल में देखते हैं और गेमों को, तो हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल की हालत में स्पोर्ट्स कॉलेज की देखता हूँ, यूपी की देखता हूँ, तो उत्तराखंड की देखता हूँ, तो मुझे बहुत दुख होता है। और हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम छटपटाते रहते हैं। अभी भी मेरे कई मित्र हैं जो ग्रास रूट में काम कर रहे हैं, उनके साथ कई बार 1.5 घंटे की डिस्कशन होती है टेलीफोनों में, बातचीत करते। कभी हम घर जाता हूँ तो उनसे काफ़ी लंबी बातें, लोगों को हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। हमने तो ये भी प्लानिंग करी थी बीच में कि हम पिथौरागढ़ के अंदर ही आई लीग की टीम क्यों ना बना दें। हम इन लड़के बाहर जाते देते हैं, हम यहीं डेवलप करें टीमों को, हम ऐसा टैलेंट डेवलप करें कि भाई यहीं लड़के बने और उनको एक मेन स्ट्रीम में हम डाल दें। मेन स्ट्रीम में डालने के लिए ज़रूरत होती है कोच की ज़रूरत होती है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है फंड की। फंड को स्थापित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो फुटबॉल जैसे गेमों में हो नहीं पा रही है। इवन दिल्ली जैसे जगहों पे लोग क्लब नहीं चला पा रहे हैं। तो गेम का डाउनफॉल तो तभी से आता है, एक अच्छा फैकल्टी वाला कोच अच्छा पैसा मांगेगा, आप अच्छा पैसा नहीं दोगे वो क्यों कोचिंग करने आएगा। और अच्छा टैलेंट को लेने के लिए, और बने बनाए टैलेंट को लोग लेना चाहते हैं। जैसे अब हमारे साई की भी कई स्कीमें हैं, ये बने बने खिलाड़ियों को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्कीमें ले रहे हैं, जो जिसके मैं विरोध में हूँ। मैं तो ज़्यादा चाहता हूँ कि हमारे जो SAG सेंटर थे पहले, अब इन्होंने उसको STC कर दिया, साई ट्रेनिंग सेंटर कर दिया। पहले SAG सेंटर थे, स्पेशल एरिया गेम्स, जैसे ये हमारे लिम्बाराम जी हैं, लिम्बाराम जी भी SAG के प्रोडक्ट हैं। पहले हमारी जो ये भाईचुंग भूटिया है, भाईचुंग भूटिया जो फुटबॉल में साई की प्रोडक्ट है, तो ये भी SAG स्कीम के प्रोडक्ट, स्पेशल एरिया गेम्स में सिक्किम में इनकी तलाश हुई थी, मतलब ये सुब्रतो कप भी खेलने आए उसके बाद। तो जब तक हम स्पेशल एरिया गेम, हम ऐसे बात गवर्नमेंट की सीमा की नहीं है, बात यह है कि जब तक आप एक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम लोग कि भाई कौन सी एरिया में ज़्यादा गेम, एक अच्छा गेम कौन सा है। अब हम क्या करते हैं, पिथौरागढ़ है, 20-40 गेम वहाँ पर ग्रूम कर रहे हैं। अब 40 गेमों में क्या होगा, वो देखा जाए तो 40 के 40 गेम वहाँ डेवलप नहीं होंगे, वो सरकार का वेस्टेज ऑफ मनी है। इट इज़ एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर एवरीबॉडी, वन ऑफ देम। आपको एक स्टेट को या एक स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करनी चाहिए स्पोर्ट्स, कि कौन सा स्पोर्ट यहाँ सबसे अच्छा है, ये कहाँ कौन सा हब, उस पर सारी ताकत लगानी चाहिए। तब जाके आप एक खेल को बनाओगे, 10 खिलाड़ी उसमें जुड़ते चले जाएंगे। अब आप ताइक्वांडो भी खोल दो, आपने दुनिया, मतलब ऐसे ऐसे खेल वहाँ खुले हुए हैं जिनका कोई दूर दूर तक अस्तित्व नहीं है। और वो खिलाड़ी, देखिए कोई भी खिलाड़ी है, उसने, कोई भी लड़का किसी स्कीम से जुड़ता है, किसी स्टेडियम जुड़ता है, वो 2 घंटे अपने जीवन का देगा ही देगा वहाँ पर। तो उसको या तो खिलाड़ी, या तो एक एज ए आपने खिलाड़ी, उसके माँ बाप की सोच ये है कि इसको मैं खिला रहा हूँ कि भाई ये नेट से दूर रहे, इसका एक खेल थोड़ा खेलता भी रहे, फिटनेस के लिए खेले, या तो विजन ये हो। लेकिन जब आप उसको खेल के रूप में जोड़ दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद एक खिलाड़ी को आप कहाँ देखना चाह रहे हो, 2 साल बाद कहाँ देखने जा रहे हो, कॉलेज लेवल में कहाँ देखना चाह रहे हो, वो मेन स्ट्रीम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो मेन स्ट्रीम में नहीं गया तो कई खेल ऐसे हैं जो मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है कि
वो अगर उन खेलों में अगर खिलाड़ी जाता है, ज़्यादा इंडल्ज होता है, वो पढ़ाई से भी दूर हो जाता है। हमें तो खेल में इंटेलिजेंट खिलाड़ी चाहिए, जो खेल में ग्रोथ करेगा और पढ़ाई में भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि अगर पढ़ाई उसके साथ नहीं चलेगी तो वो कल के दिन अच्छा खिलाड़ी नहीं बन पाएगा। मेरा तो ऐसा मानना है। मैं तो हर उस खिलाड़ी को डिस्करेज करता हूँ जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है या पढ़ाई अच्छा नहीं करना चाहता। आपने अपने जीवन परिचय के बारे में जो बताया है, स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में जो बताया है, अपने साथी खिलाड़ियों के बारे में बताया है, अपने कोच साहब के बारे में जितने विस्तार से और विस्तृत तरीके से बताया है, उतनी जानकारी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन इतनी जानकारी किसी ने भी मुझे नहीं दी है। लेकिन आपने जो बताया है वो बहुत अद्भुत है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है।